नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋचा अंगीरा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, श्री प्रताप सिंह पारट, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में, किंतु इससे पूर्व हमें यह जानना आवश्यक होगा कि प्रस्तावना क्या होती है और किसी भी संविधान में प्रस्तावना के होने का क्या महत्व है। सामान्यतः प्रत्येक संविधान के प्रारंभ में एक प्रस्तावना होती है, जिसके द्वारा संविधान के मूल उद्देश्यों और लक्ष्यों को स्पष्ट किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ही संविधान निर्माताओं के विचारों और उद्देश्यों को स्पष्ट करना होता है, जिसके द्वारा संविधान की क्रियान्विति और उसके पालन में संविधान की मूल भावना का ध्यान रखा जा सके। अतः प्रस्तावना संविधान का वह अंग है जो संविधान के मूल उद्देश्यों और लक्ष्यों को स्पष्ट करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी एक संक्षिप्त लेकिन सारपूर्ण घोषणा पत्र है, जिसमें भारतीय संविधान के गौरवपूर्ण मूल्यों को स्पष्ट किया गया है। यह प्रस्तावना या उद्देशिका इस प्रकार है: हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। उद्देशिका या प्रस्तावना पर एक दृष्टि डालने के बाद अब हम इसके प्रत्येक शब्द या प्रत्येक भावना पर चर्चा करेंगे। प्रस्तावना में हम भारत के लोग संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिससे तीन बातें स्पष्ट होती हैं। प्रथम, संविधान के द्वारा अंतिम प्रभुसत्ता भारतीय जनता में ही निहित की गई है। दूसरा, संविधान निर्माता भारतीय जनता के प्रतिनिधि हैं। और तीसरी, भारतीय संविधान भारतीय जनता की इच्छा का परिणाम है और भारतीय जनता ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया है। हम भारत के लोग शब्द का एक अभिप्राय यह भी है कि क्योंकि भारतीय जनता ने संविधान को निर्मित और स्वीकृत किया है, इसलिए भारतीय संघ का कोई भी राज्य संविधान को न तो समाप्त कर सकता है और न ही संविधान द्वारा निर्मित संघ से संबंध विच्छेद कर सकता है। प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो ये स्पष्ट करता है कि भारत की अधीनता की स्थिति अब खत्म हो चुकी है और भारत अन्य देशों की तरह स्वतंत्र हो गया है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ भी यही है कि आंतरिक और बाह्य दृष्टि से भारत पर किसी भी विदेशी सत्ता का अधिकार नहीं है। भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी इच्छा के अनुसार आचरण कर सकता है और वह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते या संधि को मानने के लिए बाध्य नहीं है। भारत के संविधान में कहीं पर भी ब्रिटिश शासन सत्ता का उल्लेख नहीं किया गया है। प्रस्तावना भारत को समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करती है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक होगा कि समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। हालांकि संविधान सभा के सदस्यों में भी इस बात को लेकर चर्चा हुई थी कि भारत को समाजवादी और पंथनिरपेक्ष घोषित किया जाए या नहीं, लेकिन अधिकांश सदस्यों का विचार था कि संविधान को किसी विशेष दर्शन के साथ जोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन अंततः 1976 में तत्कालीन शासन वर्ग के द्वारा ये सोचा गया कि भारतीय राज्य व्यवस्था को एक दिशा देनी चाहिए और इसी उद्देश्य से भारत में समाजवाद और पंथनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया। परंतु समाजवाद का भारतीय मॉडल अन्य अधिक परिचित समाजवादों से अपने आप में भिन्न है और भारत के द्वारा अपनी विशेष परिस्थितियों के आधार पर ही इसे अपनाया गया है। इसी प्रकार पंथनिरपेक्ष शब्द के द्वारा भारत को पंथनिरपेक्ष राज्य की स्थिति प्रदान की गई है, जिसका अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और सभी धर्मों के व्यक्तियों के प्रति राज्य समान व्यवहार करेगा। साथ ही प्रस्तावना भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है, जिसका अर्थ है कि भारत लोकतंत्रात्मक राज्य होने के साथ साथ एक गणराज्य भी है।
भारतीय राज्य का गणतंत्रात्मक स्वरूप इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय राज्य का सर्वोच्च अधिकारी वंश क्रमानुगत राजा न होकर भारतीय जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति है। प्रस्तावना के द्वारा हमारे संविधान का लक्ष्य अपने सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को प्राप्त करना है। यह सामाजिक न्याय का तात्पर्य है कि समाज में व्यक्ति को व्यक्ति के होने के नाते महत्व दिया जाए और जाति, धर्म, वर्ण, लिंग, नस्ल, संपत्ति या अन्य किसी भी आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। आर्थिक न्याय सामाजिक न्याय का ही पूरक है। इसका तात्पर्य है कि ऐसी व्यवस्था का अंत कर दिया जाए जिसमें कुछ साधन संपन्न व्यक्ति बहुसंख्यक साधनहीन व्यक्तियों का शोषण करें। इस लक्ष्य की प्राप्ति तभी संभव है जब उत्पादन और वितरण के साधनों पर समस्त समाज का अधिकार हो और उसका प्रयोग समस्त समाज के हितों की दृष्टि से ही किया जाए। इसमें सभी व्यक्तियों के लिए उनकी क्षमता और योग्यता के अनुसार रोजगार और भरण पोषण के लिए पर्याप्त वेतन, गंभीर आर्थिक विषमताओं का अंत आदि बातें निहित हो जाती हैं। वहीं राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि सभी व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्र और समान रूप से भाग लेने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। वयस्क मताधिकार और धर्म, जाति, वर्ण, लिंग आदि के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। संविधान में इनकी प्राप्ति के लिए मौलिक अधिकार, नीतिशक तत्व आदि के अंतर्गत व्यवस्थाएं भी की गई हैं। प्रस्तावना में भारतीय संविधान के लक्ष्यों में न्याय को ही नहीं, स्वतंत्रता को भी समुचित स्थान दिया गया है। संविधान निर्माता नकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा से नहीं अपितु सकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा से प्रेरित थे, जिसके आधार पर व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विकास संभव हो सकता है। इसी के आधार पर उनके द्वारा विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता को संविधान में स्थान दिया गया है। साथ ही स्वतंत्र न्यायपालिका की धारणा को अपनाकर संविधान के अंतर्गत स्वतंत्रता की रक्षा के साधन की भी व्यवस्था की गई है। समानता की धारणा स्वतंत्रता की ही पूरक है और हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा समानता को दो आयामों में अपनाया गया: प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। वस्तुतः अवसर की समानता वह साधन है जिसके आधार पर प्रतिष्ठा की समानता को प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सभी अवसर बिना किसी भेदभाव के प्राप्त कर सकेगा। हमारे संविधान के द्वारा आदर्श के रूप में भ्रातृत्व या बंधुता की भावना को भी अपनाया गया है। हमारे संविधान निर्माता भारत की विविधताओं के अंतर्गत मूलभूत रूप में विद्यमान एकता से परिचित थे और चाहते थे कि भारत के नागरिक क्षेत्रीयता, प्रांतवाद, भाषावाद और संप्रदायवाद को महत्व न देकर भारत की आधारभूत एकता के भाव को अपनाएं। अतः हमारे संविधान में बंधुता का आदर्श दो आधारों पर टिका हुआ है और वो आधार है राष्ट्र की एकता और व्यक्ति की गरिमा। हमारे संविधान निर्माताओं के मन और मस्तिष्क में इस देश के समस्त नागरिकों के लिए बंधुता और इसके साथ ही राष्ट्र की एकता का विचार बहुत अधिक प्रभावी था और यही कारण था कि उनके द्वारा संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाए जाने के बावजूद भी एकल नागरिकता के आदर्श को अपनाया गया। हाँ, यह तथ्य बताना भी ज़रूरी है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना में और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। इस तरह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। प्रस्तावना के संबंध में एक बात यह भी ध्यान देने योग्य है कि प्रस्तावना के शब्द बहुत अधिक पवित्र होते हुए भी न्याय योग्य स्थिति में नहीं है। प्रस्तुत स्थिति यह है कि जहाँ संविधान के शब्द अपने आप में नितांत स्पष्ट हैं, वहाँ प्रस्तावना के आधार पर कोई दूसरा अर्थ नहीं दिया जा सकता, लेकिन जहाँ संविधान के शब्दों में स्पष्टता है वहाँ उनकी व्याख्या के लिए प्रस्तावना का आश्रय लिया जा सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना इस तरह के प्रलेखों में सर्वश्रेष्ठ है। यह संविधान की कुंजी है और संविधान की आत्मा है। धन्यवाद।